हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का है लेक्चर नंबर 2। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम रीड कर रहे हैं उसका दूसरा लेक्चर बेटा हम पढ़ेंगे। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इसके अंदर हम कवर कर चुके थे बेसिक करंट, और दूसरा हमने जो टॉपिक इसमें कवर किया था वो था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और आज हम दो टॉपिक बेटा इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एक तो है बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, और दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे, जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, उनका यूज करके हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है, एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो आगे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा मैं पीछे वाले को रिवाइज करता हूँ। इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था। हम करंट के बारे में पढ़ चुके थे। करंट क्या होता है बेटा? किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला जो चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, यानी आपको दोनों चीजें नोट करनी है। किसी कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो किया और उस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पहले लेक्चर में रीड कर चुके हैं। तो दूसरा लेक्चर हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के ऊपर जब तक मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करता, सारे इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन में होते हैं, बट उनका एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है? 0 रहता है। ये हम कवर कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम वहां ये पढ़ा था, उस कंडक्टर के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? फॉर्मूला हम निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट, आई से डिनोट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से। इससे पीछे अगर इन दोनों का आपको देखना हो तो लेक्चर 1 के अंदर पूरा हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इन दोनों का रिलेशन ड्राइव करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ टर्म यूज करेंगे, उन टर्म को भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं। करंट आई से डिनोट कर रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है बेटा? नेट चार्ज फ्रॉम टी क्या है हमारे पास? टाइम टेकन, यानी उस चार्ज को फ्लो करने में जितना टाइम लगा। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें ये फॉर्मूला लेके चलना है। इस फॉर्मूले के अंदर हमें दो चीजों की वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालना है बेटा हमें क्यू, और एक निकालना है टी। इन दोनों की जैसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है कि ये मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका। इस फॉर्मूले को हम लेकर चलेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्यू क्या है, ये इक्वेशन आपको पता है। अब आपको क्यू कैलकुलेट करना है, और टी। क्यू क्या है? लिखा है हमने नेट चार्ज फ्रॉम, नेट चार्ज। अब कोई कंडक्टर है बेटा, उस कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होगा? देखिए मैंने यहाँ पर ये कंडक्टर का एक डायग्राम बना रखा है, चाहे आप इससे समझ लो चाहे इससे। ये कंडक्टर है बेटा। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है आपको। तो आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज कितना होगा बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्यू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्टर के अंदर हैं उनकी संख्या को एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना उससे क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टॉपिक में जो समझने वाली चीज है ना वो यही है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। इसको समझना है। इसको समझने के लिए आप देखिए, देखो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। भी उस कंडक्टर की आपने लंबाई कितनी ली है, उसकी मोटाई कितनी ली है। तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालेंगे तो हमें दोनों फैक्टर देखने हैं बेटा, उसकी लंबाई और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए अब ये चेंज होगा भी, कंडक्टर का एरिया और लंबाई चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं।
तो हम एक ऐसी क्वांटिटी यहां पर लेकर आएंगे जिसके ऊपर लंबाई और एरिया बदलने से कोई भी फर्क ना पड़े। तो उसको हमने इसीलिए यहां पर क्या मान लिया बेटा, स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए क्यों लिया हमने स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, एरिया ले लिया a, लेंथ कितनी ले ली कंडक्टर की मैंने l, ये मैंने एज्यूम कर लिया इसके अंदर। देखो ये मैंने क्यों एज्यूम किया, ये चीज कांस्टेंट रहेगी बेटा, स्मॉल n क्या रहेगा कांस्टेंट। आप कंडक्टर को कुछ भी कर लो, लंबाई बदल दो, घटा दो, ठीक है, बढ़ा दो, एरिया को भी कैसे चेंज कर लो, ये कांस्टेंट कैसे रहेगा समझिए। इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया। देखिए अगर इस कंडक्टर की लंबाई भी कम कर दूं, एरिया भी कम कर दूं, तो क्या हो गया बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, छोटा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और दूसरा उसका वॉल्यूम भी घट गया। तो देखिए दोनों चीजें एक साथ डिक्रीज होगी, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो गए और वॉल्यूम भी क्या हो गया इसका डिक्रीज हो गया, यानी ये भी कम हो गया और ये भी क्या हो गया बेटा कम हो गया। तो स्मॉल n क्या रहेगा हमेशा फिक्स। अब ये है, इसमें मैंने लंबाई भी बढ़ा दी और एरिया भी बढ़ा दिया कंडक्टर में, तो क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, ये वाला फैक्टर भी बढ़ गया, और इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो अब भी क्या रहा कांस्टेंट रहा। इसीलिए हमने इसके अंदर एक नई टर्म को इजाद किया जिसका नाम है स्मॉल n। अब किससे डिवाइड करें बेटा, वॉल्यूम से, तो इसका नाम ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, n इंटू ए एल, n इंटू ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है आपका, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे हम यहां पर पुट कर देंगे बेटा इनकी वैल्यू को। समझ में आया, ये सारी कहानी इस टॉपिक के अंदर यही चीज समझने वाली है। हमें क्या चाहिए थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्री होना डिपेंड करता है कंडक्टर पे। इतना बड़ा कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, परंतु इसका वॉल्यूम भी तो कम है, तो इसीलिए हमने स्मॉल n को डिफाइन किया कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास। क्लियर, यहां से क्या आ गया बेटा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL निकाल दिया हमने वहां से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, इससे डिनोट करते हैं। तो क्यू कितना आया, माइनस NaL इंटू ई, इसको मैंने यहां राइट कर दिया बेटा, क्यू इज इक्वल टू माइनस NaL इंटू ई। क्लियर आपको, समझ में आया। ठीक है, देखिए अब ये क्यू कैलकुलेट कर चुके आप, दो चीजें निकालनी थी। दूसरा क्या है बेटा, टी। अब टी देखिए कैसे निकालेंगे, टी है टाइम। अब टाइम कौन सा लें हम, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है उस कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट का कैसे था बेटा कंसेप्ट, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब आप क्या अप्लाई कर देते हो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, खिसकना। किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने ये मान लिया कि मेरे इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 से खिसकना शुरू हुए और कहां पहुंच गए, एंड नंबर 1 पर, यानी 2 से A तक पहुंचे। कितनी लंबाई चले बेटा, वो कंडक्टर की लंबाई L, वेलोसिटी कितनी Vd। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, हमें क्या रिलेशन चाहिए, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। तो मान लिया मैंने, लेट t इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड 2 to 1, दूसरे से पहले पर जाने में t टाइम मान लिया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड कितनी है बेटा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, एवरेज स्पीड, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था हमने, Vd इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चले L, टाइम कितना लगा T, तो Vd इज इक्वल टू L अपॉन T। यहां से आप T को ऊपर ले जाइए बेटा, Vd को डिवाइड में ले आइए, तो T कितना हो गया, L अपॉन Vd। तो हमें दो ही चीजें तो निकालनी थी, क्या क्या निकालना था बेटा, क्यू निकालना था और T निकालना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, T। अब हम क्या करते हैं बेटा,
क्यू और टी की वैल्यू को किसमें पुट कर देते हैं 1 में। इसका नाम क्या दिया 2, इसका नाम क्या दिया 3, यूजिंग 2 and 3 in 1। देखिए क्या बन जाएगा आपके पास क्यू, बोलिए बेटा, सॉरी आई कितना है बेटा आपके पास, आई इज इक्वल टू, क्यू कितना आया, क्यू है हमारे पास -NaLe, और टी कितना आ रहा है बेटा आपके पास, टी ए रहा L/VD। L ने L को मार दिया, ये ऊपर चला गया हमारे पास -NE, ये मैं रीअरेंज कर रहा हूं, आगे पीछे लिख सकता हूं AVD। क्लियर है। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास, क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इज इक्वल टू -NEA इंटू में VD, ये आ गया। क्लियर है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी। आप देख भी सकते हैं बेटा करंट कहां फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा आपके पास, करंट की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो वहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमने स्टडी किया। एक बार दोबारा मैं 2 मिनट में इसको ब्रीफ कर देता हूं, कैसे किया है हमने शुरुआत की बेटा करंट से, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। हमने क्यू की वैल्यू निकाली और टी की। तो क्यू क्या था हमारे पास, क्यू था हमारे पास जितना चार्ज इस कंडक्टर में से क्या किया बेटा, फ्लो किया। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज निकालना है कंडक्टर में कितना चार्ज है, नेट कितना चार्ज है बेटा कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है। वो हम कैसे देखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्टर में, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये वाली टर्म बस समझने की चीज इसमें ये है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करते हैं कंडक्टर की डायमेंशन पर। तो मैंने एक ऐसी क्वांटिटी ले ली जिसके ऊपर कंडक्टर का वॉल्यूम बदलने से कोई फर्क ना पड़े। तो आप ये वाली चीज समझ लेना, स्मॉल n क्या है, यह टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों का रेशियो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, ये निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए Na इंटू L। फिर ये निकाल दिया आपने, यहां से वैल्यू पुट करी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए NaL मल्टीप्लाइड बाई -E। ठीक है, ये आ गया, ये क्या हुआ आ गया बेटा। फिर दूसरा, मान ले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में t टाइम लग रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में t टाइम लग रहा है, स्पीड आपको पता है vd है, लेंथ कितनी है l। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो vd इज इक्वल टू l अपॉन t। तो यहां से t निकाल दिया बेटा। तो क्या करा हमने, यहां पर क्यू की और t की वैल्यू 2 और 3 से इनकी वैल्यू को इसमें पुट किया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको आप पॉज करके और नोट कीजिए बेटा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी हमने जो पीछे 3 टॉपिक पढ़े हैं, करंट पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर हमने दोनों के बीच में क्या निकाला, रिलेशन निकाला। उनका यूज करके हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, आल तो ये प्रूफ है, बट हम ये बताएंगे कि किन किन कंडीशन के अंदर ये ओबे होता है। तो देखिए जो एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या था, ये I इज इक्वल टू NeAVD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाली थी बेटा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमारे पास -E टाउ अपॉन m। ठीक है। ओम्स लॉ होता क्या है बेटा, ओम्स लॉ ये किसके बीच का रिलेशन होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन V
एंड आई, ये होता है बेटा। वी क्या है यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है करंट। यानी आपको इन फॉर्मूलों का यूज करके और रिलेट करना है, किसको रिलेट करना है, वी और आई को रिलेट करना है। तो देखिए समझ में आ रहा है आपको, ओम्स लॉ पढ़ा है ना 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। ओम्स लॉ किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। तो ये करंट है हमारे पास, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ बेटा, वीडी की वैल्यू को, क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी कितना है माइनस ई टाउ अपॉन एन, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, एन ई इंटू ई का स्केयर हो गया, कितना आया टाउ ए डिवाइड बाई एम। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लिख देता हूँ ई, ठीक है। अब देखिए बेटा ये टर्म, कोई अगर मैंने एक स्पेशल कंडक्टर लिया, कोई भी कंडक्टर लिया, तो उसके लिए ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैंने ये कंडक्टर लेते टाइम ये फिक्स कर दिया कि इस कंडक्टर का एरिया मेरे को इतना लेना है, मैंने उसकी लंबाई भी फिक्स कर दी, तो एरिया फिक्स हो गया। ये मैं अभी बताऊंगा, टाउ पढ़े आपने, रिलेक्शन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यही तो हम निकालना चाहते हैं। हम ये निकालना चाहते हैं कि वी और आई के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए आई तो आपके पास है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप V की टर्म में लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा E का, हम जानते हैं E क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये था हमारे पास। क्या बताता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन वह ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होगी, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना लिया कंडक्टर के किनारों के बीच में, V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस का V। यहाँ इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी मान ली हमने, L, कितनी मान ली, L। तो ये जो E है, E की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस एन ई का स्केयर टाउ ए अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, माइनस वी अपॉन एल। कितना हुआ बेटा ये, वी और आई के बीच में रिलेट करना है, तो वी वाली टर्म को अलग कर दीजिए, बाकी को इकट्ठा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ई का स्केयर टाउ ए एम एल। और ये क्या आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पर, ये आ गया V, ठीक है। तो अब I और V, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम प्रूव करेंगे। अब ये पूरी टर्म, ये क्या है हमारे पास पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये है बेटा कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। देखिए कैसे है, I इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ इसको, कांस्टेंट इंटू V, ठीक है। इस कांस्टेंट को आगे हम क्या नेम देंगे, अभी देखिए आप, क्लियर है। आप एक काम और कीजिए, यहाँ से एक स्टेप ऐसे लिखिए आप इसको, V और I के बीच में रिलेट करना है आपको। आप इसको इधर ले लीजिए बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ml, यहाँ ले गए हम इसको, वो वाली टर्म डिवाइड में आ जाएगी, एन ई स्केयर टाउ ए, ml को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला डिवाइड में आ गया, इंटू आई, किसके इक्वल हो गया बेटा, V के, ठीक है। वही जो यहाँ मैंने इस टर्म को क्या लिखा था, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट इंटू आई इज इक्वल टू V, ठीक है। इस कांस्टेंट का क्या नाम देते हैं बेटा, कांस्टेंट को हम बोलते हैं R, क्या कहते हैं, R। तो R इज इक्वल टू, या R इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो गया, V। तो यहां से R कितना आ गया बेटा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, यहां पर देखिए V इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, आगे पीछे रीअरेंज कर दिया मैंने, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। यही तो आपका ओम्स लॉ है। क्या है बेटा, ये ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, समझ में आया आपको। हमने क्या किया, जो पीछे वाले रिलेशन थे, करंट का था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू करंट वाले में पुट की, और किसकी टर्म में ले आए, इक्वेशन को V और
आई की टर्म में ले आए हम। अब देखिए आप क्या किया है हमने इसके अंदर, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखिए बेटा। ओम्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर हम ओम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओम्स लॉ देखिए क्या होता है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ हमारे पास, ये कोई कंडक्टर है जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है, करंट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मैंने, V। कितना करंट जा रहा है इसमें, I। क्या कहता है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखिए, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional to current passing through it, current passing through it। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को किससे लिख दिया, I से। तो क्या लिखा है बेटा हमने यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। कहते हैं कोई कंडक्टर के ऊपर, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही उसमें क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। अब ये है, बट साथ में क्या होता है इसमें फिजिकल कंडीशन हम रखते हैं। देखो प्रोवाइडेड, क्या कहता है कि शर्त रखनी है आपको, प्रोवाइडेड, यहां देखो फिजिकल कंडीशन क्या है बेटा, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं फिजिकल कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब फिजिकल कंडीशन वाली बात, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, V इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम क्या है R, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, यही तो है, यही तो है आपका, V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो आप। इसको ऐसे याद करते हैं, इक्वेशन को ऐसे याद रखते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये आ गया ओम्स लॉ। अब ये देखिए फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये है। आप सिंपली ये यहां तक याद करना तो आधा गलत हो जाएगा बेटा, ये नहीं होता प्रूव। क्या कहता है, किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट, आपको पता है करंट किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। घरों में नहीं होता, कई बार ज्यादा 220 वोल्ट से ज्यादा रहती है तो उससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर इस प्रकार किए जाते हैं कि कितने पर ऑपरेट करें, 220 वोल्ट पर। जब वोल्टेज 220 से ज्यादा आती है तो उनमें करंट बढ़ जाता है। तो यही है बेटा ओम्स लॉ, किसके बीच का रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन, आप ऐसे याद रखोगे, रिलेशन बिटवीन V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परंतु कुछ कंडीशन को हमें क्या करना है, कांस्टेंट। अब वो कंडीशन देखिए, ये वाली चीजें कांस्टेंट ली, यहाँ पर ये वाला फैक्टर था ना हमारा कांस्टेंट, देखिए इसको क्या बोल रहा था हमने बेटा, इसीलिए मैं दोनों एक साथ करा रहा हूं। क्या लिया था हमने, n ई स्क्वायर टाउ ए, ये दोनों की रेशियो, ये कांस्टेंट, तो यहां पर हमने ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। क्या था ये कांस्टेंट का हमने नाम दिया R। R को क्या लिया था बेटा हमने, कांस्टेंट लिया था, और वो क्या था हमारे पास, ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, ये था हमारे पास। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं। व्हाट इज m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट है, कोई भी कंडक्टर लो। अब m देखिए, m को हमने आज के टॉपिक में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आप जैसे ही कंडक्टर को फाइनल करोगे वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपने एरिया भी फिक्स कर दिया और लंबाई भी फिक्स कर दी, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, एरिया भी फिक्स कर दिया, लेंथ भी फिक्स कर दी। अब ये टाउ देखिए बेटा क्या है, ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं मेनली। क्या लेते हैं बेटा, टेम्परेचर।
तो फिजिकल कंडीशन के अंदर क्या आ जाएंगे आपके पास, फिजिकल कंडीशन में आ जाएगा उसके ऊपर अप्लाई होने वाला टेम्परेचर। आप जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप V और I के बीच का रिलेशन निकाल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। इसी प्रकार उसका प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब टेम्परेचर का अगर देखना चाहो आप देख सकते हो, देखिए मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आपका जो टाउ है बेटा, ये क्या था अपन ने पढ़ा हुआ है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, देखिए आप जैसे आपने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा, क्या बढ़ेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते ही, मैंने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर, मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच के कोलिजन बढ़ेंगे। कैसे भी, जब आपने कंडक्टर को हीट कर दिया एक तरीके से, तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ते ही क्या बढ़ जाएंगे, उनके बीच के कोलिजन। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा बेटा, उनके बीच में जो टक्करें लग रही थी आपस में, आयन के साथ जब वो टकरा रहे थे, तो जब कोलिजन बढ़ेंगे तो टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ते रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। भी वो जल्दी टकरा रहे हैं, यानी उनको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो अब ये देखिए हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था कि V किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, I के, परंतु हमने इन पूरे फैक्टर को क्या लिया था, कांस्टेंट। परंतु अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये वाली चीज कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो पूरा ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, पूरे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगा जब आपकी फिजिकल कंडीशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बेटा इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके जो कांस्टेंट हमने यूज किए हैं इसके अंदर, उसको मैं एक बार राइट कर देता हूं। तो बेटा ये हमारे कांस्टेंट हैं जो हमने इक्वेशन के अंदर यूज किए थे एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर। तो ये टर्म सारी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आप इसको भी नोट कीजिए। तो ये हमारे दोनों टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं।